बाजार अगले हफ्ते में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बताएंगे शो में बाजार का पूरा एक्शन, साथ ही सोमवार और अगले हफ्ते के लिए स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके भी। आप भी पूछ सकते हैं हमसे सवाल। फोन नंबर नोट कर लीजिए 02223001634 या फिर आप हमें एक और नंबर पर कॉल कर सकते हैं 02223001635। फेसबुक पर @जी बिजनेस ऑनलाइन, ट्विटर पर @जी बिजनेस अपने सवाल भेजिए #बाजार आज और कल लिखकर। सोमवार की आपकी तैयारी कराएंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी और साथ ही खास मेहमान ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के संदीप जैन हमारे साथ हैं। संदीप जी, स्वागत करते हैं आपका आज के शो में। सबसे पहले बाजार के हाल पर एक नजर डाल देते हैं तो शेयर बाजार में हमने देखा शुक्रवार को ऊपरी स्तरों से तेज गिरावट दर्ज की गई। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 500 अंकों से ज्यादा टूटकर 65,280 के लेवल पर क्लोज हुआ। निफ्टी 150 अंकों से ज्यादा आज फिसला और 19,331 के लेवल पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी 415 अंक लुढ़ककर 44,926 के स्तर पर आज जाकर हुआ बंद। और आइए अब एडिटर्स टेक में अनिल जी से समझते हैं कि पूरा हफ्ता भारतीय बाजारों के लिए अच्छा तो रहा, पर हफ्ते के आखिरी दिन मुनाफा वसूली की वजह क्या रही? ये पूरा हफ्ता रहा भारतीय बाजारों के लिए बेहद ऐतिहासिक। जी हां, पहले तो सोम, मंगल और बुध तीनों ही दिन भारतीय बाजारों ने नए रिकॉर्ड बनाए। गुरुवार को वीकली एक्सपायरी के दिन यानी कि कल थोड़ा सा हम रुके ठहरे जरूर थे, लेकिन आज फिर से भारतीय बाजारों ने दिन के दौरान निफ्टी और सेंसेक्स पर नया रिकॉर्ड बनाया। 19,523 अब रिकॉर्ड पर दर्ज हो चुका है और लगभग 65,900 के आसपास के लेवल सेंसेक्स में देखने को मिले। बैंक निफ्टी जरूर अपने रिकॉर्ड से थोड़ा सा दूर है। आज ग्लोबल मार्केट से संकेत कमजोरी के थे और इनके चलते बाजार की कमजोर शुरुआत होना तो तय थी, क्योंकि 450 अंक डाउ नीचे बंद होता दिखा कल के सेशन में, वो थोड़ा सा दबाव था। लेकिन भारतीय बाजारों की अपनी मजबूती है, साथ ही साथ एफआईएस की खरीदारी है, तो कमजोर खुलने के बाद भारतीय बाजारों ने धीरे धीरे फिर से रिकवरी और मजबूती दिखाई और नया लाइफ हाई बनाया। लेकिन उसके बाद जो प्रॉफिट बुकिंग का सिलसिला शुरू हुआ वो बेहद इंटरेस्टिंग था। ऊपरी स्तरों से लगभग 200 पॉइंट घटकर भारतीय बाजार निफ्टी पर बंद हुए 19,325 के आसपास। 1% से 1% का नुकसान सेंसेक्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी तीनों में देखने को मिला और बैंक निफ्टी भी लंबे समय बाद 45,000 के नीचे बंद हुआ, ऊपरी स्तरों से 300 पॉइंट घटकर। तो आज एक अच्छा करेक्शन आपको दिग्गज शेयरों में देखने को मिला। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़े शेयर ही आज कमजोर हुए हों। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी लंबे समय बाद एक अच्छा साइजेबल करेक्शन देखने को मिला, यानी कि लगभग 1% का नुकसान मिड कैप इंडेक्स में देखने को मिला, तो 0.5% के आसपास स्मॉल कैप इंडेक्स भी कमजोर है। हालांकि आज दुनिया भर के बाजार ज़्यादातर सब कमज़ोर थे और हम भी उन्हीं के साथ गिरे, लेकिन कुल मिलाकर कह सकते हैं कि रिकॉर्ड बनाने का सिलसिला तो शुक्रवार को भी बना, लेकिन ग्लोबल मार्केट्स के दबाव के चलते हफ्ते के आखिरी दिन भारतीय बाजारों में लंबे समय बाद एक सीरियस और अच्छी प्रॉफिट बुकिंग का ट्रेडिंग सेशन देखने को मिला है। संदीप जी, तो जैसा हमने पूरा हफ्ता देखा, बहुत ही शानदार और जानदार बाजार के लिए, और हफ्ते के आखिरी दिन मुनाफा वसूली बाजार में स्वाभाविक थी। और सोमवार के लिए और आगे आने वाले दिनों के लिए क्या एक बार फिर से हम एक और लेवल देखेंगे बाजार का? देखिए, बहुत सही अनिल जी ने कहा कि देखिए 19,523 बनाकर हिस्टोरिक हाईज बनाया, एक ऐतिहासिक वीक था, उसमें कोई दो राय नहीं है, बट एक मीनिंगफुल करेक्शन हुआ है इस आज के दिन और जरूरी भी था। देखिए ये काफी हेल्दी है ऐसे करेक्शंस आना और 19,150-200 के लेवल्स पे सपोर्ट लेगा, ऐसा मेरा मानना भी है। और ये करेक्शन आना हेल्दी इसीलिए है कि जिनको साइडलाइंस पे बैठे हैं, जिनको एंट्री लेनी है, तो हो सकता है कि उनको कुछ मौके मिले। बाकी मिक्स था आज मार्केट्स में, स्मॉल कैप मिड कैप भी करेक्ट हुए, बट ओवरऑल कुछ स्टॉक्स बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म किए, जैसे कि हमने देखा टाटा मोटर्स है। सो ऑटो सेक्टर तो बढ़िया कर ही रहा है। सो एक तो ग्लोबल क्यूज वीक है और रुपया कमजोर हो रहा है, वो एक सरप्राइजिंग मूव है। 2-3 दिनों से कंटिन्यूसली अच्छी खासी कमजोरी आ गई है रुपए में, सो विच इज अ कॉज ऑफ कंसर्न फॉर द इंडियन मार्केट्स। और फिर देख रहे हैं कि बॉन्ड यील्ड्स बढ़ रहे हैं यूएस में। सो ओवरऑल मार्केट्स में कुछ नेगेटिविटी भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, और कॉशियस भी रहना है। और कहीं ना कहीं मुझे यही मैं राय दे रहा हूं पिछले 2-3 शो से कि आप थोड़ा सेफ्टी की तरफ भी ध्यान दीजिए। एक्सुबरेंस के साथ कोई भी स्टॉक ले लिया और हर स्टॉक चल जाए, अब वैसा हो सकता है कि एक बार उस पर लगाम लगे और थोड़ा सा कोशिश करें कि जहां पे अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, हो सकता है कि, और जहां कन्विक्शन नहीं है वहां प्रॉफिट बुकिंग करके
कन्विक्शन वाले लॉन्ग टर्म आइडियाज में बैठने की कोशिश करें। यही समय होता है जब आपको कचरा साफ करने का मौका मिलता है मार्केट में। तो आई थिंक इट इज दैट टाइम, और 19,523 का लेवल्स मुझे लगता है कि आने वाले हफ्तों में क्रॉस हो सकता है इसका। आई विल नॉट रूल आउट। ओके, बाजार पर आए रहे संदीप जी की। संदीप जी, अब हफ्ते 10 दिन का नजरिया किसी को रखना हो तो कौन सा स्टॉक रेकमेंड करेंगे आप? बिल्कुल एक मेरा चहेता स्टॉक है, और मैं वैसे भी इंफ्रा कंपनीज में काफी बुलिश हूँ। रोड्स इंफ्रा वाली या ब्रिजेस ये सब बनाने वाली कंपनी आईटीडी सीमेंटेशन लिमिटेड, एक मैंने जेम स्टॉक में भी कवर किया है और हमेशा एसपीएल में या इस शो में भी मैंने कवर किया है। आईटीडी मतलब इटालियन थाई डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, और सीमेंटेशन, और बहुत बढ़िया कंपनी है। 165 के लगभग बंद हुआ है, और 185 190 का टारगेट लगाएं, और 157 का स्टॉप लॉस। आईटीडी सीमेंटेशन में पोजीशनल खरीदारी करने की सलाह आ रही है संदीप जैन की तरफ से। और लॉन्ग टर्म स्टॉक अब आपसे जानना चाहेंगे, लंबी अवधि के लिए कौन से स्टॉक में खरीदारी की सलाह? बहुत बढ़िया कर रहे हैं, टायर्ड ही नहीं हो रहे हैं, चले ही जा रहे हैं, चले ही जा रहे हैं। हमने देखा कैसे एमआरएफ 1 लाख के ऊपर, और फिर कल सीएट भी जबरदस्त मूव दिया। मैं दोपहर के शो में भी उसके बारे में जिक्र कर रहा था, और उसी टाइम पे जब मुझे पूछा गया कि ऑटो इंसलरी, ऑटो सेक्टर और टायर स्टॉक्स में से कौन सी चीज पसंद है, तो मैंने गुडियर टायर के बारे में जिक्र किया था। और आज मैं गुडियर टायर के ऊपर फंडामेंटल्स लेके आया हूं। बेहतरीन क्वालिटी कंपनी, अगेन एक एमएनसी कंपनी, वन ऑफ द बिगेस्ट टायर कंपनीज इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट टायर कंपनीज, और अच्छा खासा इनका ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर है। और हमेशा इस कंपनी को जो फर्स्ट मून में जो सेट वो गई थी रॉकेट, तो उसमें जो टायर लगे थे वो गुडियर के थे। तो ये हमेशा मैं इसके बारे में बोलता हूं, और अनिल जी भी हमेशा मुझे इसके बारे में बोलते हैं। तो यही है कि मुझे ऐसा लगता है कि गुडियर टायर को बिल्कुल इन लेवल्स पे ले। पहले मैं एक बार टारगेट दे देता हूं 1450 1490 का, और फंडामेंटल्स के ऊपर आते हैं हम। देखिए, रॉ मटेरियल्स को लेकर कुछ प्रेशर जरूर था पिछले कुछ क्वार्टर्स में, बट अब कंपनी बहुत बढ़िया कर रही है, और लास्ट क्वार्टर वाज वेरी गुड। 2-3 क्वार्टर से ठीक कर रहे हैं। और 23 के पी मल्टीपल पे मुझे एक एमएनसी स्टॉक जो जीरो डेट कंपनी है बढ़िया लगता है। 25 का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, 2-2.25% का डिविडेंड यील्ड, और सबसे बढ़िया बात है ग्रोथ भी है, करीब 12-13% की ग्रोथ है कंपनी में। और ऑटो इंसुलेरीज बढ़िया कर रहे हैं, टायर्स अच्छा कर रहे हैं। पिछले मार्च में 17 करोड़ का पैट था, उसके सामने 34 करोड़ का पैट। सो वन ऑफ द बेस्ट क्वार्टर्स रहा है, और वन ऑफ द बेस्ट ईयर्स। इनफैक्ट मार्च 2023 मतलब 123 करोड़ के पैट पे बैठी है। मार्च 2021 में 136 करोड़ का पैट था, तो ऑलमोस्ट उसी टाइप का पैट है। और सबसे बढ़िया बात है, एमएनसी प्रोमोटर होते तो 74-75% उनके पास रहता है। तो गुडियर ओरिएंट कंपनी जो प्रोमोटर है, उनके पास 74% इक्विटी है। एफआईआईज और डीआईआईज करीब 8-9% के लगभग होल्ड करते हैं। तो मुझे लगता है कि स्टॉक में बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, और इन लेवल्स पे लिया जा सकता है। और डाउनसाइड भी अब जरूर है कि ध्यान रखना है। तो डाउनसाइड मुझे ऐसा लगता है कि 1150 से लेकर 1200 का एक रेंज है जहां पे नीचे आ सकता है। तो उन लेवल्स पे आप घबराए नहीं, हो सकता है एक्यूमुलेट करने की कोशिश करें, और यहां से भी आप ले सकते हैं। बट चूंकि स्टॉक्स काफी चल चुके हैं, तो मैं थोड़ा अब रेंज नीचे की भी देने लगा हूं जब भी मैं स्टॉक दे रहा हूं। तो 1450 1490 के लिए गुडियर इंडिया। गुडियर टायर में खरीदारी की सलाह, लॉन्ग टर्म के लिए संदीप जैन की राय। पहले कॉलर से बात करते हैं महाराष्ट्र से। इस वक्त हमारे साथ है महेश पाटिल। नमस्कार, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल पूछेंगे? यस मैम, मेरे पास बजाज फिंसर्व पे 47 शेयर है, 1576 के भाव से। अभी उसमें लॉन्ग टर्म का नजरिया है, तो उसमें क्या करना चाहिए? ओके, लॉन्ग टर्म का नजरिया बजाज फिनसर्व पर रख रहे हैं संदीप जी। फिलहाल इनके खरीद लेवल से मुनाफे में है। लॉन्ग टर्म के लिए बजाज फिनसर्व कैसा लगता है आपको? नहीं, होल्ड कर सकते हैं। देखिए, जिन सेगमेंट्स में ये कंपनी है और जो पेडिग्री है, बजाज ग्रुप तो गजब का एक एग्रेसिव ग्रुप है। बजाज फाइनेंस हो या बजाज फिनसर्व हो, महाराष्ट्र स्कूटर्स, बजाज होल्डिंग्स, ये सब गजब का काम करे। बजाज ऑटो है ही है। सो ओवरऑल बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस की बात करें तो दोनों ही स्टॉक्स मुझे बढ़िया लगते हैं। एक तरीके से ये होल्डिंग कंपनी है, और इसमें काफी सारे हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, ये सारे प्रोडक्ट्स आते हैं। तो मेरे हिसाब से इस स्टॉक को होल्ड करें, और आराम से आने वाले दिनों में यह 1850 तक के लेवल्स दिखा सकता है। तो बने रहें, लॉन्ग टर्म के लिए भी ये स्टॉक बढ़िया लगता है। मुझे बहुत ज्यादा महंगा भी नहीं लग रहा है, जिस तरीके की क्वालिटी और पेडिग्री ये साथ में लेके आता है, और जो ग्रोथ
कंपनी ने दी है पास्ट में भी, आगे भी मुझे लगता है कि ऐसी ग्रोथ देती रहेगी, क्योंकि फाइनेंशियलाइजेशन और इंडिया में जो फाइनेंस सेक्टर को लेकर जो ओवरऑल रुझान है इकोनॉमी में, तो मुझे लगता है कि ये कंपनी अच्छा करेगी। सो होल्ड फॉर द लेवल्स ऑफ 1850। बजाज फिनसर्व को होल्ड करने की सलाह आपको दे रहे हैं संदीप जी। अगले कॉलर से बात करते हैं, गुजरात से निकुल लाकुम हमारे साथ है। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? जी मैडम, TTML है मेरे पास, 78 रुपए में खरीदा है, 130 शेयर है, तो क्या इसमें होल्ड करे या निकल जाए? लॉन्ग टर्म पीस वैसे मेरी। कब तक लॉन्ग टर्म? ओके, TTML में लॉन्ग टर्म का नजरिया इनका, संदीप जी कैसा लगता है स्टॉक? देखिए मैं थोड़ा सा मतलब ये स्टॉक सर्टेनली, देखिए टाटा ग्रुप की कई इनिशिएटिव्स को लेकर इस कंपनी को बहुत फायदा होने वाला ऐसा लग रहा था, और नीचे के लेवल से ऐसा चला ये स्टॉक, और ऊपर देखिए मतलब अपने मतलब 200 के लेवल्स भी शायद इसने ऊपर दिखाया हुआ है, जो मुझे ध्यान है 250 तक के लेवल्स भी, और वहां से करेक्ट होके अब अच्छा खासा, तो देखिए साल डेढ़ साल से काफी सुर्खियों में ये स्टॉक, और मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं रहता हूं, बट लॉसेस भी है, सब कुछ है, क्वार्टरली रिजल्ट्स में, नेट प्रॉफिट्स में कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो मेरे हिसाब से तो देखिए ये अगर लिए हैं तो ये अपनी रिसर्च को सर्टेनली पूरी किए होंगे लेने के पहले, क्योंकि बिना फंडामेंटल्स के और बिना टेक्निकल्स के कोई स्टॉक को लिया जाता है तो सर्टेनली कोई ना कोई बहुत वेल इन्फॉर्म्ड रहता है या बहुत ही ज्यादा कन्विक्शन होता है तभी लेते हैं। मेरे को इस स्टॉक पे बहुत ज्यादा कन्विक्शन नहीं है, तो मैं बहुत सक्षम नहीं हूं इस स्टॉक पे राय देने के लिए। बाकी यही राय है कि ये स्टॉक चल सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं चलेगा, क्योंकि माहौल ऐसा बना हुआ है कि मार्केट्स में चल रहे हैं स्टॉक्स। तो देखिए बाकी अपना कॉस्ट का स्टॉप लॉस जरूर से लगा ले, क्योंकि ये स्टॉक स्टॉप लॉसेस और टारगेट्स जल्दी से अचीव होने ही नहीं देता है, क्योंकि ये 5% का सर्किट हो सकता है। पहले तो 5% के सर्किट से बात करता था, अब सर्किट मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट सर्किट से चलता ही स्टॉक, सो ही हैज टू बी कॉशियस। ओके, अगले कॉलर से बात करें, पश्चिम बंगाल से सुतापा शाह हमारे साथ हैं। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? शेयर है, 200 नंबर्स है, 61 रुपीज में खरीदे थे। हुडको। ओके, कब तक रखना चाह रही है? 3 से 6 महीने तक रख सकती हूँ मैं। ओके सर, हुडको स्टॉक पर क्या राय है आपकी? फिलहाल इनके लेवल के हिसाब से तो नुकसान पे ही हैं, 3 से 6 महीने नुकसान की भरपाई करने के लिए काफी नहीं, ठीक है, होल्ड कर सकते हैं। देखिए कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं लगती है, अच्छी मतलब एक PSU स्टॉक है, सस्ते वैल्यूएशंस पे है, और प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल में भी बुक वैल्यू से नीचे चल रहा है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। 0.76 के इन स्टॉक्स में बुक वैल्यू और ये सब देखना बहुत जरूरी है, प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल, और ओवरऑल डिविडेंड यील्ड बहुत स्ट्रांग है इसमें। ये जरूर से ध्यान रखिए कि डिविडेंड यील्ड और टोटलिटी मतलब टोटल इनकम को देखना जरूरी है। 6% का डिविडेंड यील्ड, और डिविडेंड यील्ड कई बार अब जो नए जो डिविडेंड के ऊपर जो रूल्स हैं वो ये है कि आपके जब अकाउंट में आ जाता है तो 30% तक का जो आपका टैक्स स्लैब है वहां पे टैक्सेशन लगता है। सो इट इज नॉट ऑल दैट वाइज टू लुक फॉर डिविडेंड यील्ड, और इसमें 6% का डिविडेंड यील्ड है तो बड़ा अच्छा खासा FD के जितना रिटर्न है। सो ओवरऑल मुझे लगता है कि नंबर्स ठीक है और लेवल्स भी अच्छा खासा ये नीचे से चला हुआ है, तो बहुत ज्यादा एवरेजिंग करने की कोशिश नहीं करें, बट होल्ड जरूर करें। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इनके लेवल्स अचीव हो सकते हैं। ये हाइस के आसपास घुसे हैं, इनको ये एक और राय दूंगा कि मैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज को जरूर से देखिए। मार्केट्स में ऐसा नहीं कि स्टॉक्स और आइडियाज की कमी है, रिस्क रिवॉर्ड देखते हुए एंट्री ले, और इन्होंने बहुत ऊपर के लेवल्स पे एंट्री ली है। ये स्टॉक चलना जो शुरू हुआ था 40-42 रुपए के लेवल से शुरू हुआ और 62 तक गया, और 61 के लेवल्स पे इनकी एंट्री है। सो आगे से ध्यान रखें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का। बाकी मेरे हिसाब से ये होल्ड है फॉर लॉन्गर टाइम फ्रेम। हुड को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने की सलाह संदीप जी दे रहे हैं। मध्य प्रदेश से विशाल शर्मा से बात करते हैं। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? नमस्कार मैडम, मेरे पास एक्साइड इंडस्ट्रीज के लगभग 1,000 के करीब शेयर है, 180 प्राइस के। ओके, कब तक का व्यू है आपका इस पे? मैडम मेरा लॉन्ग टर्म का व्यू है, और लगभग मैं सोच रहा हूँ कि शायद 300 के करीब तक ये जाना चाहिए। तो सर से वही राय जानना चाह रहा हूँ कि क्या ये होल्ड करना ठीक रहेगा?
एक्साइड इंडस्ट्री सर, संदीप जी क्या लेवल्स देख रहे हैं आने वाले टाइम में? फिलहाल इनकी खरीद तो काफी अच्छी है, मुनाफे पर हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए काफी दिनों के एक कंसोलिडेशन के बाद ये स्टॉक निकला 160, 70, 80 ये रेंज था, बहुत परेशान किया और वहां से निकलने के बाद एक तरफा मूव दिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। वैल्यूएशंस के लिहाज से भी कोई बहुत ज्यादा महंगा नहीं है, क्वालिटी कंपनी है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। इन्होंने पास में अपना इंश्योरेंस वाला जो कारोबार है उसको भी बेचा। सो ओवरऑल मुझे लगता है कि ये होल्ड करके रख सकते हैं, बट एक विकल्प और दे सकता हूं मैं। मुझे बैटरी स्टॉक्स वैसे अच्छे लग रहे हैं और मुझे पर्टिकुलरली अमर राजा बैटरी भी अब बहुत इन लेवल्स पे अट्रैक्टिव लगने लगा है, क्योंकि वो मतलब अच्छा खासा साथ में तो ये भी चला है, बट उनकी इक्विटी छोटी और ओवरऑल वैल्यूएशन उसके भी सस्ते लग रहे हैं। 16-17 के पी मल्टीपल पे स्टॉक मुझे सस्ता लगता है। तो एक्साइड इंडस्ट्रीज के साथ साथ अगर कुछ इनको और लेना है तो अमर राजा बैटरीज ले। ओवरऑल ईवी का थीम और बैटरी थीम इट्स गोइंग टू वर्क और लॉन्गर टाइम फ्रेम में इन स्टॉक्स में पैसा बनेगा, ऐसा मेरा मानना है। ओके, तो हमारा राजा बैटरीज में भी आप खरीदारी के मौके तलाश सकते हैं। हमारे साथ एक कॉलर है मुकुल। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? नमस्ते मैम, संदीप सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं। नमस्ते, पूछिए। मुझे ये बताइए, चेन्नई पेट्रो मेरे पास है 390 के रेट पर 250 शेयर है। और दूसरा सर ये बताइए कि मुझे टीटागढ़ वैगन और गोकुलदास एक्सपर्ट ये दोनों में से कुछ शेयर लेना हो तो मैं किस भाव पे लूं और कब लूं, बताइए सर जरा। जी संदीप जी, पहले चेन्नई पेट्रो पर। यस, चेन्नई पेट्रो भी देखिए बहुत अच्छा मूव दिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। कंपनी ने काफी अच्छे रिजल्ट्स भी दिए, नंबर्स भी बढ़िया हैं, मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी नंबर्स थे। तो मेरे हिसाब से देखिए कुछ पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि देखिए ये क्रूड ऑयल रिफाइनिंग के बिजनेस में है, मतलब अपस्ट्रीम कंपनी है और एक बड़ा मूव दे चुका। तो मुझे लगता है कि आईओसी, बीपीसीएल और एचपीसीएल, मतलब बीपीसीएल मुझे सर्टेन। सोमवार के बाजार पर क्या रखे खास स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत समझते हैं अनिल जी से। सोमवार को जब हम ट्रेडिंग के लिए लौटेंगे तो संकेत ग्लोबल मार्केट्स के देखने बेहद अहम होंगे, क्योंकि अमेरिका में आज कुछ बड़े अहम डेटा भी आने वाले हैं जिनके दम पर अमेरिकी बाजार ट्रेड करेंगे और हमें भी संकेत मिलेंगे। वैसे डाउ फ्यूचर्स मुश्किल से 10 पॉइंट नीचे थे और नेस्डेक फ्यूचर्स 30-35 पॉइंट नीचे 3:30 बजे जब हम बंद हुए। उसके बाद के एक्शन पर देखते हैं क्या कुछ होता है सोमवार की सुबह। लेकिन हमारे बाजारों के एक्शन के लिहाज से एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा, क्योंकि एफआईएस के इंडेक्स में लॉन्ग पोजीशन 72% के आसपास पहुंच चुकी है, तो थोड़ी पोजीशन हल्की होना जरूरी थी। तो आज की बिकवाली में क्या वाकई में एफआईएस का भी योगदान है या फिर ट्रेडर्स ने ही मिलकर घरेलू फंड्स के साथ जमकर बिकवाली की है, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। और इस लिहाज से 19,325 के आसपास जहां हम बंद हुए, अब जो अगला सपोर्ट निफ्टी के लिए निकल कर आता है वो है 19,200, 19,235। ये तुरंत प्रभाव से सपोर्ट होगा और अगर इसके नीचे गए तो पूरे हफ्ते के लिए 19,000 के लेवल के आसपास मजबूत सपोर्ट अगला बनकर आता है। ऊपर कितना जा सकते हैं? 19,400 से 19,500 के रेंज में सप्लाई जोन है। 19,425, 19,500 ऊपर की रेंज रहेगी सोमवार के लिए। जहाँ तक बैंक निफ्टी का सवाल है, 44,750 के आसपास पहला सपोर्ट है, देखते हैं उसे होल्ड होता है। अगर उसके नीचे गए तो 44,500 अगला बड़ा सपोर्ट होगा, जहाँ से बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया। ऊपरी स्तर पर 44,300 से लेकर 44,425 ये 125 पॉइंट की रेंज ऐसी है जहां पर बार बार बैंक निफ्टी में मुनाफा वसूली आती दिख रही है। तो ऊपरी स्तरों पर इस रेंज पर करना है आपको फोकस सोमवार के लिए। तो शुरुआत ग्लोबल संकेतों के दम पर होगी और हमारे अपने संकेतों में इंस्टीट्यूशंस के डेटा देखना बेहद इंटरेस्टिंग होगा। और सोमवार की ऑप्शन स्ट्रैटेजी के इस वक्त हमारे साथ है मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया। चंदन जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका। जानना चाहेंगे सोमवार को कहां पर मौके नजर आ रहे हैं आपको? जी हाँ, देखिए बाजार में आज काफी दिनों की बढ़त के बाद गिरावट देखने को मिली और बाउंस में वापस बिकवाली हुई, तो कहने के ऊपर के लेवल से मुनाफा वसूली है, बट बाजार का मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है। हमारा ऐसा मानना है कि निफ्टी कहीं ना कहीं 19,200, 250 के सपोर्ट को होल्ड करेगा। तो इसको ध्यान में रखते दो स्टॉक्स पे फोकस है। पहला रहेगा अपोलो टायर। देखिए अपोलो टायर और दूसरे टायर कंपनीज में काफी अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो अपोलो टायर 420 की कॉल लेने की सलाह रहेगी। इस कॉल को आप 10 रुपए के आसपास ले, 6 रुपए के आसपास का सपोर्ट रहेगा। ऊपर में 17 से लेकर 18 तक के टारगेट रहेंगे। वहीं ग्रेनुअल्स
फार्मा में एक पॉजिटिव मूव दिखा रहा है, ग्लेनवर्स ग्लेनमार्क में पॉजिटिव प्राइस पैटर्न बना है, तो ग्लेनवर्स की यहाँ पे 315 की कॉल लेने की सलाह रहेगी। 10 रुपए के आसपास बंद हुई है, यहाँ पे भी आपको 6 रुपए 50 पैसे का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में लगभग 16 से 17 रुपए तक के टारगेट रहेंगे। तो अपोलो टायर की 420 की कॉल और ग्लेनवर्स की 315 की कॉल यहाँ पे खरीदने की सलाह रहेगी। तो ये रही दो स्टॉक ऑप्शन हमारे आज के एक्सपर्ट चंदन तापड़िया की ओर से। और संदीप जी, हम आपके पास वापस आ रहे हैं। एक छोटा जवाब जो अधूरा रह गया था, चेन्नई पेट्रो पर आप अपनी बात प्लीज पूरी कीजिए। और जो हमारे दर्शक कह रहे थे टीटागढ़ या फिर गोकुलदास एक्सपोर्ट्स, दोनों में से किस में खरीदारी के मौके अभी? बिल्कुल, देखिए चेन्नई पेट्रो में भी होल्ड कर सकते हैं, वहां कोई दो राय नहीं है। बाकी मैंने बीपीसीएल और एचपीसीएल के बारे में ही बोला, वहां पे भी स्विच किया जा सकता है। बाकी ठीक है, चेन्नई पेट्रो के नंबर्स अच्छे आ रहे हैं। टीटागढ़ वैगन्स और वैगन्स, देखिए रेलवे स्टॉक बहुत बढ़िया दे रहे हैं। टीटागढ़ वैगन्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी मूव किया है, बहुत बड़ा मूव दे चुका, तो थोड़ा सा नीचे गिरावट आने दीजिए मार्केट्स में। जैसे कि अभी हम सुन रहे थे, देखिए 19,200-250 एक रेंज है, उसको तोड़ता तो 19,000 तो सर्टनली मिड कैप स्मॉल कैप भी करेक्ट करेंगे। तो ये जरूरी है कि थोड़ा वेट करें अब फ्रेश एंट्रीज के लिए। तो और गोकुलदास एक्सपोर्ट्स अभी मैंने रिसेंटली जेम्स में भी दिया था और ये स्टॉक ये अपना टारगेट भी अचीव किया, बट मुझे टेक्सटाइल स्टॉक्स बढ़िया लग रहे हैं। तो मेरे हिसाब से गोकुलदास कैन बी वन ऑफ द स्टॉक्स जो कि लिया जा सकता है, बट इसको भी थोड़ा सा डिक्लाइन पे। अगेन हमने जब रेकमेंड किया तो 300-350 के रेंज में रेकमेंड किया हुआ है, 350-350 के लगभग, और वहां से एक तरफा मूव किया। तो फ्रेश एंट्री अभी इन लेवल्स पे एग्जैक्टली मैं राय नहीं दूंगा, इनको वेट करना चाहिए। और स्टैगर्ड वे में कोई भी बाइंग करे तो स्टैगर्ड वे में करे, बिकॉज मार्केट्स इन लेवल्स पे थोड़े से रिस्की दिखते हैं। राइट। और अब आपकी तरफ से सोमवार की पिक कौन सी? या देखिए, मैंने एक सेल कॉल लाया हूँ, जनरली मैं लाता नहीं हूँ, बाय कॉल ही देता हूँ एज अ फंडामेंटल एनालिस्ट। लोग मुझसे सेल कॉल एक्सपेक्ट नहीं करते, बट ये एक एफएनओ की टेक्निकल कॉल है और मैं इंट्राडे एफएनओ पिक के तौर पे श्री सीमेंट, जो कि नेगेटिव न्यूज से गिरा हुआ था और सीमेंट सेक्टर में एक महंगे स्टॉक में से एक आता है और टेक्निकली वीक हुआ है, तो एक कॉन्ट्रारियन बेट लिया जा सकता है। कई बार पोर्टफोलियो में थोड़ा सा अगर सेल कॉल रहते हैं तो वो भी हेज की तरह काम करता है। तो 23,920 पे बंद हुआ है, 23,650 से लेकर 23,430 के टारगेट्स और स्टॉप लॉस 25,190। थैंक यू। सीमेंट में सोमवार की खरीदारी का स्टॉक संदीप जी की तरफ से। धन्यवाद संदीप जी शो में शामिल होने के लिए।